हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल वापस से आप सभी के बीच आ चुका एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेके। आज हम करने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आपको पता है मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूं, हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट भी बताने वाला हूं। और ये वाला चैप्टर भैया एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना? तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भैया सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैल्वेनिक सेल को भैया हमें तो डिटेल में पढ़ना है, मैं लेके आया हूं, डिटेल में पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखो, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है। गैल्वेनिक सेल का काम होता है, ये कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर से बोलो क्या, कि गैल्वेनिक का काम क्या होता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो इसका उल्टा यहां हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो जाएगा भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। बोलो क्लियर है ना? पहला पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट सुनना कि भैया गैल्वेनिक सेल में क्या होने वाला है, जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब पता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब बताया गया थर्मोडायनेमिक्स में क्या, कि अगर रिएक्शन मेरा स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन जीरो होगा। एग्जाम में दिखाना, दैट इज आई डॉट ई, डेल्टा जी लेस देन जीरो। अब बोलोगे सर डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी को बोलते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। गिब्स साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है भैया। एग्जाम में भैया कोई बोले गिब्स फ्री है ना, भाई गिव नहीं है, ठीक है, गिब्स है। क्लियर है ना? तो डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन जीरो होता है। और यहाँ पे क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब डेल्टा जी यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये होता है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये सब भैया इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से बोल रहा हूँ, गैल्वेनिक में क्या हुआ, केमिकल से कहा गया इलेक्ट्रिकल में, और यहां कहा गया इलेक्ट्रिकल से केमिकल में। ये स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन जीरो। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। दो पॉइंट अच्छे से हो गया। तीसरा पॉइंट में पता नहीं क्यों सबको डाउट आता है, इसके लिए मैंने शॉर्टकट बता दिया। देखो, और एक बात, एग्जाम के लिए ना गैल्वेनिक सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो भैया इसके लिए एक शॉर्टकट में बनाया था, लोन, LOAN। एल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब होता है एनोड और एन का मतलब होता है नेगेटिव। क्यों? गैल्वेनिक सेल में एनोड हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। अगर एनोड नेगेटिव है तो कैथोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिंपल सा, कुछ टेंशन ही नहीं लेना है। तो इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल। यहां उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, एनोड मेरा पॉजिटिव हो जाता है एंड कैथोड मेरा क्या हो जाता है, नेगेटिव। क्लियर है ना? तो देखो भैया 3 पॉइंट अच्छे से हो गया। यही एग्जाम में आता है 3 मार्क्स का। और एक एग्जाम्पल दिखा देना, इसका एग्जाम्पल है डैनियल सेल। और इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो कंसेप्ट होता है वो किस में आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में ही आता है। जैसे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। तो ये भैया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना? अरे कुछ भी नहीं आता, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। अच्छा रुको, मैंने बोला था कि आपको मैं गैल्वेनिक सेल थोड़ा बताऊंगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सा, सॉल्ट ब्रिज का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको तो मैंने क्वेश्चन में काउंट ही नहीं किया, क्यों, वो क्वेश्चन नहीं है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो मैं सॉल्ट ब्रिज पढ़ाता हूँ, क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो, ये मेरे पास क्या है भैया, ये मेरे पास है पूरा का पूरा एक गैल्वेनिक सेल, जिसको वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। सॉल्यूशन किसका है, जिसका इलेक्ट्रोड होता है उसी का सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे ZnSO4 सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक CuSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। और सबसे काम बात, यहाँ पे एक रिएक्शन कौन सा होता है मैं लिख देता हूँ, ये पता होना चाहिए, वही वाला, जिंक सॉलिड है, साथ में क्या होता है, कॉपर सल्फेट, ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा। और आपको पता है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ZnSO4 बन जाता है। ये क्या है, एक्वस, और साथ में क्या हो जाता है, कॉपर हो जाता है, ठीक है। जो हमें पता होता है, वैसे मैंने बता दिया। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो यही वाला होता है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, निकल वहां से। क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। ये बात अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो काम का बात में आते, देखो ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला, ये देख रहे हो, ये होता है सॉल्ट ब्रिज। ये देख रहे हो यू शेप का। तो सॉल्ट ब्रिज भैया कौन से शेप्ड का होता है, यू शेप्ड का होता है, पहला चीज। अब डेफिनेशन सुनना, देखो क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ट्यूब, सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग अ सेमी सॉलिड पेस्ट। इसके अंदर ना पेस्ट होता है, इसके अंदर एक पेस्ट होता है। क्या चीज का पेस्ट, पेस्ट होता है, चाहे तो ले लो तुम KCl, चाहे तुम ले लो KNO3, चाहे तुम ले लो NH4Cl। इसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। फिर से बोलूंगा,
सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ट्यूब containing a semi-solid paste, किसका पेस्ट of inert electrolyte like KCl, KNO3 with the अगर जेली, जेली के साथ क्या करते हैं, मिक्स करके एक पेस्ट बनाते हैं, वो इसके अंदर पेस्ट होता है। क्लियर है ना? तो डेफिनेशन क्लियर है, बोल दोगे सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ट्यूब containing a semi-solid paste of the inert electrolyte like KCl, KNO3 with the अगर जेली एंड जेलेटिन। ठीक है, लिख दिया हूं, टेंशन मत लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगले स्लाइड में लिखा हुआ है। क्लियर है ना? पर इसका फंक्शन क्या, ये पूछा जाता है भैया, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सुनो, पहला काम तो होता है ये सर्किट को कंप्लीट कर देता है। किसको कंप्लीट कर देता है? सर्किट को कंप्लीट। तो बोलेंगे बाय अलाउइंग द करंट इट कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करता है। और दूसरा दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट काम, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करके चलता है। ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। बट फिलहाल के लिए आप याद रख सकते हो कि ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, और दूसरा ये सर्किट को कंप्लीट करता है। बोलो याद रहेगा, बोलो ना। पहला क्या, सर्किट को कंप्लीट कर दिया, और दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देता है। ठीक है, देखो अगले स्लाइड में मैंने लिख दिया है। ठीक है, आपके लिए भैया जल्दी जल्दी लिख दिया है। सॉल्ट ब्रिज क्या है? is a U-shaped tube containing a semi-solid paste of the inert electrolyte like KCl, KNO3 with the agar-agar jelly and the gelatin। यही मैंने बोला था। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, देखो, इट अलाउस द फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट। सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो करने लगेगा। और दूसरा क्या है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। 2+1 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैंने क्वेश्चन में काउंट ही नहीं किया, इसको छोड़ के 15 क्वेश्चन करना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। बोला है द मोलर आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ Al+3SO4 - 2 और इतना रेस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस। देखो, इसको कुलरॉस लॉ से सॉल्व किया जाता है। कभी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी, तरीका सिखाता हूं। देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को दिखाते हैं कैपएम नॉट। ये तरीका होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। क्या दिया हुआ है? Al2SO4 होल 3 दिया हुआ है। पता कैसे सॉल्व करते हैं, लिखना क्या, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 2, लिख दो 2। एल्युमिनियम कितना है, 2। और आपको पता होना चाहिए एल्युमिनियम पे चार्ज +3 होता है, सल्फेट पे चार्ज -2 होता है। ये पता होना चाहिए, एल्युमिनियम पे +3 और सल्फेट पे क्या होता है, -2। ठीक है, तो हाउ मेनी एल्युमिनियम, 2। तो एल्युमिनियम पे चार्ज क्या होता है, +3 होता है ना। इसको आप ऐसे लिखोगे 2 इंटू कैपएम नॉट ऑफ एल्युमिनियम +3। ठीक है, प्लस हाउ मेनी सल्फेट वी हैव, 3 कैपएम नॉट ऑफ SO4 - 2। कुलरॉस लॉ यही कहता है कि अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो हर एक आयंस का इंडिविजुअली जोड़ लो। तो यहाँ पे सल्फेट का कितना आयंस है, 3, तो तीनों को जोड़ लेंगे। एल्युमिनियम का कितना आयंस है, 2। ठीक है, और तुम क्वेश्चन में देखो, क्या मुझे एल्युमिनियम का मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दे रखा है कितना, 189, प्लस सल्फेट का दे रखा है, बोलो कितना, 160। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 9 2 18 और 16 और 1 17, 2 1 2, 378। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 0 है, 18, यहाँ पे क्या है, 480। तो यहाँ पे 8 है, और 7 7 14 1 15, 4 8 58। यूनिट तो वही रहेगा, सीमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स। ठीक है, सीमन सेंटीमीटर मोल। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, देखो, ये क्लियर है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, मेरे पास मान लो क्वेश्चन होता कि मेरे को चाहिए NaCl का मेरे को चाहिए कैपएम नॉट। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये पानी में जाके टूट जाएगा तो Na+ और साथ में क्या होगा, Cl-। तो यहाँ पे लिख देंगे कैपएम नॉट ऑफ Na+ और कैपएम नॉट ऑफ Cl-। इंडिविजुअल आयंस का सम को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। पर आप बोलोगे सर 2 और 3 नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, Na एक है और Cl भी क्या है, एक है। अगर मुझे लिखना होता, मैं लिखता अगर K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, पर आपको पता है सल्फेट पे चार्ज -2 होता है, तो यहाँ -2 है तो यहाँ +2 होगा। 2 पे +2 तो 1 पे +1, तो क्या लिखेंगे, कैपएम नॉट ऑफ K+, पर हाउ मेनी K, 2, तो आगे में 2 आ जाएगा, प्लस कैपएम नॉट ऑफ सल्फेट एक ही है तो SO4 ही रहेगा। और ये सब का वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना? चलो आओ भैया, क्वेश्चन नंबर 3, एकदम कंसेप्ट के चार्ट चलेंगे, बोर्ड 2023 में आया हुआ है। देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर तक जाएंगे। ठीक है, देखो भैया क्या बोला है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। ईएमएफ का मतलब ही होता है ई सेल निकालना होता है। पहले मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूला नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है, हर जगह पे काम आएगा। इसी को बोलते हैं नस्ट इक्वेशन, हर जगह पे एक ही तो फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में यार।
ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिलहाल कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ठीक है, क्या होता है मैं अभी लिख देता हूँ, देखना। जैसे ये इक्वेशन है, पहले इसको सॉल्व करो। जब तक ये सॉल्व नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगा। देखो क्या बोला है कि एफ ई किस में जा रहा है? एफ ई प्लस टू में जा रहा है। ठीक है, एफ ई किस में गया? एफ ई प्लस टू में गया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। ठीक है, और एच प्लस किस में जा रहा है? एच टू में, मतलब H प्लस है ना, H2 में गया है। किस में गया है? H2 में। तो यहाँ पे 2H है तो यहाँ भी 2H होगा, तब ना बैलेंस होगा यार। बैलेंस करने में क्या होगा? अब देखो भैया, यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और यही 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया भैया? यही 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया। और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, देखो एक पे प्लस था तो 2 पे 2 प्लस का लॉस था, तो 2 गेन करके ये क्या बना लिया? H2 बना लिया। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या ये बात पता है? नहीं पता तो लिख लेना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, H पे प्लस था, नहीं समझ में आया? देखो H प्लस 2 पे H प्लस था ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर दिया तो स्टेबल हो गया, H प्लस S से क्या बन गया? H2। एकदम बेसिक बता दिया। अब देखो भैया क्या होगा, अब दोनों को जोड़ो तब ना फाइनल रिएक्शन बनेगा। तो क्या बोलेंगे कि Fe, ठीक है, साथ में कौन है? 2H प्लस। ठीक है, यहाँ पे कौन है? रिएक्टेंट साइड एक साथ जोड़ो, साथ में कौन है? 2 इलेक्ट्रॉन, से क्या बन गया बोलो? यहाँ पे कौन है? Fe प्लस 2, साथ में कौन है बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन, साथ में कौन है बोलो? H2 है। अब देखो रिएक्टेंट में 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट में कट जाएगा, तो हमारा फाइनल रिएक्शन क्या है? Fe प्लस 2H प्लस, साथ में क्या बनता है? Fe प्लस 2, साथ में H2। मैं चाहता ना तो एक बार में इसको लिख सकता था, पर आपको समझाने के लिए मुझे पूरा बताना पड़ा। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा ये रिएक्शन कैसे हुआ। ठीक है, अब देखो Fe प्लस 2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.01 मोलैरिटी। ठीक है, ओके भैया, दे दिया है। और H प्लस का भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है, H प्लस का दिया हुआ है 1 मोलैरिटी। ठीक है, और जिसका कंसंट्रेशन नहीं देता है उसका 1 ले लेते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये रिएक्शन लिखना। जब तक आप रिएक्शन नहीं लिख पाओगे तो दिक्कत आएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, Fe किस में गया? Fe प्लस 2 में गया। ठीक है, H प्लस किस में गया? H2 में। तो H प्लस था, यहाँ H2 था तो 2 था, तो यहाँ भी 2 लिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो भैया किस में चला गया? H2 में। ये लॉस किया तो ये क्या किया? गेन किया। अब दोनों को जोड़ दिए तो सारा रिएक्टेंट एक साइड, सारा प्रोडक्ट एक साइड, तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा और ये फाइनल रिएक्शन आएगा। ठीक है, चलो भैया वैल्यू में पुट कर दें, वैल्यू में पुट कर दें। पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा अच्छे से बता दिया। ठीक है भैया, अब देखो निकालना क्या? ईएमएफ का मतलब ई सेल होता है, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है? 0.44 दिया है, माइनस 0.059 बाय नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितना हुआ है? 2 ट्रांसफर्ड हुआ है ना, तो यहां लिखेंगे 2 लॉग ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कितना है? 0.01, ये है फाइनल, बाय इनिशियल। इनिशियल कितना है? अरे इनिशियल कितना है? कहाँ गया? 1। और ये जो स्टोक्योमेट्रिक होता है ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, ये जो स्टोक्योमेट्रिक होता है ये पावर में चले जाता है। ठीक है, यहाँ पे भैया कौन है बोलो? इसका कंसंट्रेशन 1 है तो कंसंट्रेशन 1 लिख दिए, और जो स्टोक्योमेट्रिक होता है वो हमेशा पावर में चल जाता है। ठीक है ना, अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऊपर ले जाएंगे। सॉल्व भैया आपको करना है। ठीक है, तो 0.044 माइनस 0.059 बाई 2, लॉग को सॉल्व कर ले। देखो ये लॉग है, आपको पता है पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, तो 1/100 है ना। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्योंकि फिर लेंदी हो जाएगा। लॉग 1/100 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? लॉग ऑफ 10 की पावर -2, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और क्या ये तरीका हमें पता है, जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो -2 इंटू लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू तो 1 होता है। तो भैया इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू आता है -2। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा कि 0.44 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू यहाँ पे -2 है, तो 2 से 2 तो चला गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.44 प्लस 0.059। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो ये तो मैं जोड़ दूंगा फटाफट से, ये आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू आएगा 0.4499। दैट्स माय फाइनल आंसर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.499। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ना, जीरो ले लो ना, तो ये 9 है, 5 4 9 है, और यहाँ है तो 0.599। ठीक है, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। और
यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा, ठीक है ना। तो भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को ये रिएक्शन निकालने नहीं आता है, तो मैंने बेसिक से बता दिया कि भैया रिएक्शन से आप कैसे कैसे जाओगे, सॉल्व करते हुए जाओगे। यही जो फॉर्मूला है ना नर्स्ट इक्वेशन, यही आपको काम आने वाला है, यही दैट्स इज एवरीथिंग, ये है नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलो भैया हो गया, पहला न्यूमेरिकल्स था, अच्छे से आपने कर लिया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बात पता है ना कि लॉग जो होता है, लॉग ऑफ ए की पावर बी, तो ये बी आगे आ जाता है, इसको लिख सकते हैं बी इंटू लॉग ए। ये सब पता होना चाहिए, लॉग का वैल्यू होता है, ठीक है। चलो लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आई होप समझ में आ गया। ये रिएक्शन कैसे किए पता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आया होगा रिएक्शन, ये रिएक्शन बनाने आना चाहिए। फिर भी डाउट है देख लेना भैया, लॉस हुआ और यही क्या किया, गेन, दोनों को जोड़े तो फाइनल आ गया। चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आपका एक नंबर भी कटे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। 3 नंबर, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने 3 पता क्यों लिया, ये होमवर्क था आपका, मुझे याद आ गया। देखो भैया एक क्वेश्चन मैंने करा दिया और सेम पैटर्न पे आपके लिए क्वेश्चन दिया है। भाई कमेंट करके बताना, देखो मैंने क्वेश्चन सेम पैटर्न पे कराया, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मैंने आपके लिए होमवर्क लिया था सेम, देखो यहाँ पे भी वही है। तो क्रोमियम किस में चला गया, Cr+3, और ये तो इजी है। क्यों इजी है बताओ, क्योंकि इसमें रिएक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। कर लोगे, पक्का कर लोगे, ठीक है। इसको करके मेरे को होमवर्क बताओ। डर लगता है, हल्का सा लिख दूं क्या, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट शेल माइनस 0.059 बाय एन। एन क्या होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या होगा, लॉग ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल में कौन है, Cr+3 है ना, ठीक है। वैल्यू लिख देता हूं कहीं तुम्हें डाउट नहीं आ जाए, वैल्यू क्या है 0.01। स्टोकियोमेट्रिक क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, जो स्टोकियोमेट्रिक है वो पावर में चल जाता है। इनिशियल कंसंट्रेशन किसका है, Fe+2 का, कितना वैल्यू दिया हुआ है बता दो, वैल्यू लिखता हूं डायरेक्टली, कितना है 0.01, और यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और जो सॉलिड होता है उसका हमेशा 1 होता है, लिखने का जरूरत नहीं है। अब ये तो सॉल्व कर लोगे, ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है, तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल कितना है 0.251 है, माइनस 0.059 बाय एन है। लॉग को सॉल्व कर ले, देखो 0.01 है ना, तो ये देखो 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एक ही बचेगा 0.01, बोलिए हाँ या ना। और जब पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट जब हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और लॉग 100 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बोलो, क्या मैं ऐसा लिख दूं इसको, log 10 का स्क्वायर, तो पावर करेंगे तो आगे आ जाएगा, तो लिखेंगे 2 इंटू लॉग 10, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 आ गया 2, तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एन एन देख लेना यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, एन का वैल्यू 6 आएगा, कैसे देखो, क्रोमियम है, क्रोमियम से किसमें गया, क्रोमियम+3 में, ठीक है। और दूसरा भी क्या है भैया, क्रोमियम, क्रोमियम से किसमें गया, क्रोमियम+3 में गया। 2 क्रोमियम जा रहा है ना 2Cr+3 में, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 3 3 कितना हो गया 6, तो एन का वैल्यू यहाँ पे कितना रहेगा 6 रहेगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो आप यहाँ भी देख सकते थे, 3 2 जा कितना हो रहा है 6 हो रहा है, कितना हो रहा है 6, और यहाँ पे क्या है 0, तो जितना लॉस हुआ होगा उतना ही गेन हुआ होगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, 2 पे है, 2 पे, एक Cr से Cr+3, फिर दूसरा से Cr से Cr+3, तब ना हुआ कि 2 Cr से 2 Cr+3, तो 3+3 कितना हो गया 6। ये सब गलती कर देते हैं लोग, अब तो कर लोगे, सब तो बता ही दिया, आंसर लिख के कम से कम भेज देना, अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, आयंस पे, जिसके पास ज्यादा आयंस होगा उसका कंडक्टिविटी भी क्या होगा ज्यादा। और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी भी क्या होता है ज्यादा। जैसे देखो ये HCl है और ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये स्ट्रॉन्ग है ये स्ट्रॉन्ग है। अब दोनों में ज्यादा क्या होगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका कंडक्टिविटी भी ज्यादा। यहाँ पे है 0.01 और यहाँ पे है 0.1, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका कंडक्टिविटी भी ज्यादा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुलरॉस तो मैंने आपको बताया ही था कि अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना होता है ना, इट इज बेसिकली द सम ऑफ द इंडिविजुअल आयन, किए थे ना Al2SO4 होल 3 वाला, एल्युमिनियम का जोड़ दिया सल्फेट का जोड़ दिया तो आंसर आ गया। पर एक एग्जांपल जरूर दिखाना एग्जाम में, जैसे मैंने लिखा कि एग्जांपल, मैं लिखता हूं कैपेम नॉड ऑफ NaCl, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, कैपेम नॉड ऑफ Na प्लस प्लस कैपेम नॉड ऑफ Cl-, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दिखा दोगे ना तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है। ऐसे कि आप एनसीईआरटी में देखोगे ना तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो देखो एनसीईआरटी वाला ही पैटर्न लिख लेना, उसने ना कैपेम नॉड को यहाँ पे आयंस में लिख दिया लैम्डा नॉड, तो लैम्डा नॉड ऑफ Na प्लस
प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। तो घुमा फिरा के बात वही है। तो एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है, तो मैं तो बोलूंगा ऐसे ही लिख देना एनसीईआरटी में, ठीक है ना। चलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, वही लिखा है देखो। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, हाँ, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये जरूर बोल देना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल आयन। बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल आयन, इसी को बोलते हैं कुल रॉस लॉ। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जब आता है ना, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो दिमाग हमारा काम नहीं करता लिटरली। को क्या दिया है, बोला है राइट डाउन द रिएक्शंस ऑकरिंग ऑन टू इनर्ट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड इज डन। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बोला है कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइज किया है किसका, कॉपर क्लोराइड का। कॉपर क्लोराइड क्या होता है, ये होता है CuCl2। और जब इसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो पता है क्या होता है, ये टूट जाता है कॉपर प्लस Cl2 में। देखो भैया, समझोगे नहीं तो खेला हो जाएगा ना, क्लियर है ना। अब ध्यान देना, अगर तुम्हें बताऊं Cl पे चार्ज तो -1 होता है, तो 2 पे क्या है, -2, और यहाँ -2 है, तो यहाँ पे क्या है, +2। तो कॉपर +2 से किस में चला गया, कॉपर में चला गया ना। आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, +2 से 0, जब प्लस कम होता है तो गेन होता है, और गेन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, बोला था ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। और -2 से कहा गया 0, मतलब प्लस के तरफ जाते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये वाला क्या हो रहा है, मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। कुछ कुछ बेसिक पता होना चाहिए, नहीं पता तो जो मैं बोलता हूं लिख लो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब दिखाएंगे कैसे, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सब क्वेश्चन बता रहा हूं सुन लो अच्छे से। इलेक्ट्रोलाइसिस का जो कंसेप्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, दिखाए थे। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड जो होता है वो होता है नेगेटिव, दिखाना पड़ेगा। और जो एनोड होता है वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा अच्छा का हालत खराब हो गया था जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, समझ में ही नहीं आया। अब आपको पता है कैथोड में क्या होगा भैया, कैथोड में क्या होने वाला है, कैथोड में होता है रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉपर क्या है भैया, +2 में है, और कॉपर +2 से किस में चला गया, कॉपर में चला गया। कॉपर +2 किस में चला गया, कॉपर में। अब इसने इसने क्या किया, इसने क्या किया जल्दी बताओ ना। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा तब ना कॉपर में गया होगा, दिखाएंगे ना कि कॉपर +2 ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तब किस में गया, कॉपर में। और यहाँ पे क्या था बोलो भैया, 2Cl- था, ठीक है, एक पे माइनस। और ये किस में चला गया, Cl2 में गया। इसी ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया था, रिलीज किया था। Cl पे माइनस, Cl पे माइनस, एक Cl- से 0, एक Cl- से 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला ना, देखो ना कहाँ गया भैया। ये क्या किया है, गेन किया है, तो ये क्या किया होगा, लॉस किया होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही ना बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक गया है -1 से 0, तो टोटल 2 था। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाला, और यही 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। तो एग्जाम में बिल्कुल आपको यही रिएक्शन दिखाना था, ठीक है ना। तो भैया ये चैप्टर का ये सब क्वेश्चन करोगे तभी मजा आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। +2 से किस में गया, कॉपर में गया, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और इसने ही 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया था, रिलीज। अगर कोई एक रिलीज करेगा तभी तो कोई एक गेन करेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें, what will happen if a concentrated solution of copper sulfate is replaced by copper chloride? ओ भाई साहब देख रहे हो, अब बोला है कि नहीं 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 नहीं, नहीं बस बस बस, कॉपर क्लोराइड को रिप्लेस कर दो कॉपर सल्फेट से, तब क्या होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है भैया, करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, CuSO4। आपको मैंने बताया था सल्फेट पे चार्ज माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, +2 होता है। जब हम लोग कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग दो चीज दिखाएंगे, एक दिखाएंगे कैथोड, और एक हम लोग क्या दिखाएंगे, एनोड, ठीक है। कैथोड का टर्मिनल कैसा होगा, नेगेटिव, देखो भैया यहाँ पे भी दिखाया था ना नेगेटिव, और एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी सेम है कि भैया कॉपर +2 तो कॉपर में ही जाएगा, तो यहाँ पे दिखाएंगे कैसे कि कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कहा चला गया, कॉपर में। पर यहाँ पे सल्फेट पे लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, SO4-2 है, ठीक है। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा। और SO4-2 पता है किसमें चल जाता है, ये चल जाता है H2O8 में चल जाता है, ठीक है, डाइमराइज हो जाता है। और तब जाके ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकालता है, ठीक है ना। तो ये भैया आपको दिखाना पड़ेगा, एंड दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। जल्दी उतार लो फटाफट से, ठीक है। फोन आ रहा है क्या मेरा, हाँ, बोलिए सर, बिजी है ना क्लास।
ठीक है, चलो आई होप समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, उतार लेंगे। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, आ जाओ भाई, देखो क्या बोला अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या असर्शन है और यहाँ पे क्या है, रीजन है। क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज अ स्लो इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। क्या बोला है, कैपएम नॉट इक्वल टू कैपएम माइनस एसी स्क्वायर। ये तो इक्वेशन ही गलत है यार, ये इक्वेशन गलत है। एक्चुअल में जो इक्वेशन होता है वो होता है कैपएम इक्वल टू कैपएम नॉट माइनस एसी पे अंडर रूट। ये गलत है, ठीक है। तो एसर्शन इज रॉन्ग, एसर्शन तो भैया रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन ही गलत दिया हुआ है। रीजन, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए फॉर NaCl CaCl टू MgCl4 इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेंपरेचर डिफरेंट। हाँ बिल्कुल सही बात है कि ए का जो कांस्टेंट होता है वो अलग अलग होता है सबके लिए। तो होगा एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ये इक्वेशन देखना भैया, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। क्या होता है कैपएम, दैट्स कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। कैपएम नॉट, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए अंडर रूट सी, ठीक है ना। तो ये ग्राफ गलत दिया हुआ है, दिस इज द राइट ग्राफ, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ना, इसको प्लॉटिंग भी करते हैं। ये होता है y इज इक्वल टू mxc, ठीक है, इसको प्लॉट भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आगे क्या बोला है, हाँ सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है। कि बोला है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। अब यहाँ पे ई नॉट सेल नहीं दिया, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनेगा, थोड़ा सा नया हल्का सा पहले वाले से। देखो क्या होगा, पहले रिएक्शन लिख लूं। देखो रिएक्शन क्या होगा, हाँ देखो रिएक्शन में डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, पर देखो क्या होगा कि देखो Zn से जा रहा है Zn+2 पे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया होगा, रिलीज किया होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, एनोड में होता है। अच्छे से लिख दिया, बोलो हाँ या ना। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो कोई एक्सेप्ट करने वाला भी होना चाहिए, कौन है भैया, Ag+। तो भैया Ag तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो 2 है तो यहाँ पे 2Ag आएगा। तो 2Ag ने क्या किया, 2Ag ने क्या किया, बोलो जल्दी से, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2Ag में कन्वर्ट हो गया। और आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और रिडक्शन किस में होता है, कैथोड में होता है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, ठीक है। चलो आप बोलोगे सर इतना क्यों लिखा, आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आप पे फंस जाओगे आप। क्यों, क्योंकि आपको पता है ईएमएफ निकालना है। तो ई सेल जो होता है वो होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। अभी बताया था ना। अब दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ दिया तो देखो क्या होगा। यहाँ पे कौन है, Zn Ag+, ठीक है। और यहाँ पे कौन है, Zn+2+2Ag। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो यहाँ पे कौन है, Zn+2। इधर कौन आएगा, Zn+2। इधर कौन आएगा, Ag। तो Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, कहाँ है, Zn+2 का 0.1 दिया हुआ है, ठीक है। और Ag का कितना दिया हुआ है, Ag का कितना दिया है, 0.01। और आप देखो Ag पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, अब बोलोगे सर ये सब तो हम भी कर लेते, पर मेरे को ये बताइए ई नॉट शेल का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है। नहीं तो दिया हुआ है, पर इसके लिए फॉर्मूला पता होता है ना यार, क्या कि ई नॉट शेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। इसलिए मैंने ये दिखा रहा था कैथोड और एनोड, ठीक है। तो भैया कैथोड में कौन है, Ag+ से Ag, देखो वैल्यू दिया हुआ है। Ag+ से Ag का वैल्यू कितना दिया है, 0.80 वोल्ट, ठीक है। माइनस एनोड, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Zn से Zn+2। तो Zn से Zn+2 का वैल्यू क्या दिया है, -0.76, ठीक है। याद रखना Ca, कैथोड माइनस एनोड। अब देखो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो 0.80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76, तो होगा 6 है, तो आ जाएगा 15.6, तो 1.56 वोल्ट आ गया, 1.56 वोल्ट। अब आप लोग को मिल गया ई नॉट शेल, तो ई नॉट शेल कितना है, 1.56 है। और कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2। यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है, 2 है। लॉग सॉल्व कर लोगे, नहीं कर पाओगे, देखो लॉग क्या है, 0.1 है और यहाँ पे कौन है, 0.01 है ना। देख लो भैया, गलती नहीं होना चाहिए, हाँ 0.01 इंटू 0.01, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, और नीचे हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। एक 10 से 10 चल गया, तो लॉग है 10 की पावर 3, लॉग है 10 की पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा जो अभी बताया था। तो 3 इंटू लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इसका वैल्यू कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब देखो 0.059 डिवाइड बाई 2, आओ कर ही लेते हैं ना, वैसे मैं भाग रहा था कैलकुलेशन से, ठीक है। अब देखो तो ई सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 1.56 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू कितना है, 3 है। तो 2 से 3 जाएगा 1.5 बार में, ठीक है।
तो 1.56, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.059 इंटू 1.5 कितना आएगा? 0.088। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, 0.088 ऊपर कर दूं थोड़ा, माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1.56 0.088। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10 से 8 गया 2 आएगा। ठीक है, 1.56 0, तो 10 से 8 गया तो 2 आया, 15 1.47 के आसपास आ जाएगा, 1.47 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, काम खत्म हो गया, सिंपल है। कैलकुलेशन तुम भी कर सकते हो। ठीक है, चलो 2 डेसिमल तक ले लिया मैंने। ठीक है ना, आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बोला क्या क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। बोला है कि एक्स एंड वाई आर टू इलेक्ट्रोलाइट, एक्स एंड वाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है। ठीक है, बोला है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स इंक्रीजेस 2.5 टाइम, मतलब इसका इंक्रीज हुआ है 2.5 टाइम्स, एंड दैट ऑफ वाई इंक्रीजेस बाय 2.25 टाइम्स, 25 टाइम्स। बोला है कि विच वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या आपको पता है कि कैपेम जो होता है वो होता है के बाई सी। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि x का जो मोलर कंडक्टिविटी है, x का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या है? 2.5 टाइम। x का जो मोलर कंडक्टिविटी, मतलब इसका मोलर कंडक्टिविटी कम है, और अगर इसका मोलर कंडक्टिविटी कम है मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और भैया इसका मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है, जिसका मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगा उसका कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन क्या होगा? कम। बोल सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या बोलेंगे? वाई जो है मेरा वो क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? वाई मेरा क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, चलो इसको ग्राफ से भी दिखा सकते हो। पता है ग्राफ जो हम लोग करते हैं ना, वो करते हैं कैपेम बाय अंडर रूट ऑफ सी। ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, और ये जो होता है ये होता है मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ। ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, जो मोलर कंडक्टिविटी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 9? ये क्वेश्चन तो मैं 1000 बार करवा चुका हूँ, बहुत बार करवा चुका हूँ, हर एक वीडियोस में होगा मेरा, कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। वही कंसेप्ट आ गया, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही बात है, कंडक्टिविटी कम करेंगे मतलब कंडक्टिविटी कम होते जाएगा जैसे जैसे कंसंट्रेशन भी कम होते जाएगा। क्यों? अरे कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो आयंस भी कम हो रहा है ना, और आयंस कम होगा तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोला है कि नंबर्स ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरीज द करंट इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, तो नंबर्स ऑफ आयंस कम हो गया ना। ठीक है, तो वही बोला है कि कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयंस कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट्स वेरी वेरी राइट। ठीक है, याद रखिएगा जितना ज्यादा आयंस होगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा, आयंस कम तो कंडक्टिविटी भी कम। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि ई नॉट शेल फॉर द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन इज 2.71। ठीक है, ई नॉट शेल दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। निकालना क्या? कैलकुलेट द ई सेल निकालना है। अब तो ये बहुत सिंपल है, मैं फिर भी कर देता हूं। देखो तो ई सेल देख रहे हो, हर जगह पे एक ही क्वेश्चन आ रहा है। ई सेल क्या होता है? ई नॉट शेल दैट इज कॉल्ड 2.71 माइनस 0.059 बाय एन। एन कितना दिया हुआ है? एम जी से एम जी प्लस टू, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन है। लॉग ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? 0.001 है, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 0.01 है। पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 आएगा, 1 2 1 2 चला जाएगा। ठीक है, और क्या आ रहा है? 1/10 आ रहा है ना। देख लो भैया, 0.001 है, यहाँ पे 0.01 है, बिल्कुल ठीक है, 100 है। हाँ, तो यहाँ पे 1 2 चला गया तो बचेगा 10, तो ऊपर चल जाएगा 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो log ऑफ 10 की पावर -1 आगे आ जाएगा, log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1 हो जाए। तो ई सेल जो मेरा होगा वो होगा 2.71 माइनस 0.059/2, और बस ये -1 है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ई सेल जो होगा वो होगा 2.71 प्लस 0.059/2। इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा भैया, नीड है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले मुझे डिवाइड करके बताओ। 2.71 है ना, प्लस 0.059/2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 059/2 है ना, 59 से 59 जाएगा तो इसका आ जाएगा 0.029। ठीक है, और इसको ऐड तो हम कर ही लेंगे, एक जीरो है ना, 2.739। ठीक है, 3 डेसिमल तक ले लिया। ठीक है, ये आएगा मेरा ई सेल 2.739, और ये किस में आएगा? वोल्ट में आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं,
ये क्वेश्चन जो है ये आया है रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल से, मतलब बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल। ठीक है, चलो हेलो हेलो आवाज आ रहा है, हाँ ठीक है। देखो क्या बोला है कि राइट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट व्हेन एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड लेस देन 2.71 एंड ग्रेटर देन 2.71। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनेंगे ध्यान से। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अच्छे से जाना चाहिए। आपको पता है mg से mg+2 गया है, ठीक है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कॉपर +2 से कॉपर में गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। मुझे ना पहले स्लाइड पे आने दो, मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। देखो यहाँ पे ना इसको इस वाले डायग्राम पे देखो, ये बहुत है, ये भी कहीं ना कहीं रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखना। एक्चुअल में क्या होता है, जब जिंक और कॉपर का जब ये पूरा सॉल्यूशन, जब जिसका हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, ई नॉट सेल जब इस रिएक्शन का निकालेंगे तो आता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, 1.1 वोल्ट आता है इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सुनना, मैंने क्या किया है, यहाँ पे ना एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगा दिया, समझ लो ना, एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स कुछ भी हमने लगा दिया। ठीक है, अब रेगुलेट करेंगे। मैंने बोला कि हमारा जो एक्सटर्नल अप्लाइड जो है वो है लेस देन 1.1 वोल्ट। सुनना, लेस देन 1.1 वोल्ट। अब देखो मेरा पावर है 1.1 वोल्ट, समझना, मेरा पावर है 1.1 वोल्ट। अगर मेरे को कोई धक्का देगा, उसका पावर 1.1 वोल्ट से कम है, तो मेरे को कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। मैं जैसे जा रहा हूं वैसे जाऊंगा, सीना चौड़ा करके बोलो हाँ या ना, मतलब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो करंट कहां से कहां जाता है, एक बात और बता देता हूं, क्या देखो, जिधर मेरा इलेक्ट्रॉन जाता है ना यार, उसके अपोजिट साइड से करंट जाता है, ये पता होना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, जिंक से जा रहा है कॉपर। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, इलेक्ट्रॉन, ये सब लिखते चलना, मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, एनोड से कैथोड, ये जाता है मेरा इलेक्ट्रॉन। तो करंट कहां से कहां जाएगा, करंट कहां से कहां जाएगा, कैथोड टू एनोड, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब सुनना, अब देखो मैं जा रहा हूं, करंट जा रहा है कहां, कैथोड से एनोड, करंट जा रहा है। अगर मेरा पावर 1.1 वोल्ट है, अगर सामने वाले का 1.1 वोल्ट से कम आएगा तो मेरे को धक्का दे देगा क्या, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मेरा पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम है तो मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसे जा रहे हैं वैसे ही जाएंगे। पर अब उसने क्या किया, बढ़ा के मेरे बराबर लिया है 1.1 वोल्ट। अब तो भैया दिक्कत है, मेरे को जाने नहीं दे रहा, क्यों, सामने भी 1.1 वोल्ट, मैं भी 1.1 वोल्ट। अब सिस्टम किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में, ना कोई आगे जाएगा ना कोई पीछे, एकदम वैसे ही रहेगा। ठीक है, बट अब मैं हार जाऊंगा। अब अगर पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा दे दिया, 1.1 वोल्ट से ज्यादा दे दिया, तो भैया उधर का पावर क्या हो गया, ज्यादा। जिधर मैं जा रहा था मेरे को अपना डायरेक्शन मोड़ना पड़ेगा, अब मैं उसके साथ जाऊंगा। मतलब अगर इस रिएक्शन का बात करें, अगर 1.1 वोल्ट से कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट तो ऐसे का ऐसे ही जाएगा। 1.1 वोल्ट देगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा दे देगा तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, करंट कहां से कहां जाएगा, जिंक से कॉपर में। क्लियर है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे दिया, मैं कंसेप्ट समझाने के लिए आपको थोड़ा सा वहां पे लेके गया था। अब देखो कंसेप्ट कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे जो मेरा वोल्टेज आया वो कितना आया, 2.73 आया, कितना आया, 2.73 दिया है। ठीक है, अब सुनना, बोला है कि अगर मेरा जो एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल है, अगर उसका वैल्यू 2.71 से कम आया तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, कम पड़ेगा, क्योंकि मेरा भैया वोल्टेज कितना है, 2.73 है, मैं ज्यादा पावरफुल हूं, वो क्या है, कम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो करंट का डायरेक्शन है, जो करंट का डायरेक्शन है वो किधर से किधर जाएगा, ये मेरा कौन है, ये मेरा कौन है, ऑक्सीडेशन किस में होता है, एनोड में, रिडक्शन किस में होता है, कैथोड में, और जो करंट का डायरेक्शन है वो कहां से कहां होता है, कैथोड टू एनोड। तो करंट का वही डायरेक्शन रहेगा, कहां से कहां, कैथोड टू एनोड। ठीक है, और कैथोड में कौन है, कैथोड में कौन है, कॉपर, कॉपर से कहां जाएगा, एमजी में, कॉपर से कहां, एमजी में। पर अगर मेरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, 2.71 से ज्यादा होगा, देखो वैसे यहाँ पे 2.73 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को 2.73 देना चाहिए था। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर पोटेंशियल 2.71 से ज्यादा आएगा, तो मान लेते हैं इससे ज्यादा ही है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। करंट कहां से कहां जाएगा, मैग्नीशियम टू कॉपर, कहां जाएगा, मैग्नीशियम टू कॉपर। बट एक बात मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में लिख देना, क्या, कि अगर मेरा पोटेंशियल किससे ज्यादा है, देखो देखो, यहाँ पे क्या है 2.71, यहाँ पे क्या है 2.73। अगर मेरा पोटेंशियल 2.71 से तो ज्यादा है, सुनना, और अगर 2.73 से कम है, ठीक है, क्योंकि मेरा पावर 2.73 है, अगर पोटेंशियल 2.71 से ज्यादा है पर 2.73 से कम है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तो ऊपर वाला केस ही होगा। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, बता दो जल्दी से, कहां से कहां जाएगा, कॉपर से मैग्नीशियम में ही। 2.73 से ज्यादा होगा तब डायरेक्शन बदलेगा,
उससे कम में कोई चांस नहीं है। ऐसा नहीं है कि 271 है, यहाँ पे 2.72 है तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2.73 मेरे से ज्यादा होगा तो ही फर्क पड़ेगा, उससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे दिखा देना, एक लाइन लिख देना, इफ द पोटेंशियल इन बिटवीन 2.71 and 2.73 there is no change in the direction of the current will flow from कॉपर टू मैग्नीशियम, जैसे पहले जा रहा था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है, आराम आराम से समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले में क्या बोला है। राइट द नेम ऑफ द सेल विच इज जनरली यूज इन ट्रांजिस्टर में कौन सा यूज होता है? ड्राई सेल या बोल सकते हैं लिकलैंचे सेल यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एनोड एंड कैथोड, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एनोड में क्या होता है, Zn से जाता है Zn+2 में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड में क्या होता है MnO2 प्लस अमोनियम, ये बना लेता है MnOOH साथ में अमोनिया। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एनोड और कैथोड में क्या होता है ड्राई सेल में, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आया हुआ है, देखो लिखा हुआ है, बोर्ड 2017 में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को डाल दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्या बोला है कि कंडक्टिविटी ऑफ इतना, ये मोलैरिटी दिया हुआ है मतलब कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कंडक्टिविटी ऑफ इतना कंसंट्रेशन मिथेनोइक एसिड, किसका फोन आ रहा है, उठा लो ना। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ इतना मिथेनोइक एसिड इतना दिया हुआ है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K/C × 1000। ये पता होना चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, K/C × 1000। के क्या है, कंडक्टिविटी, कितना दिया हुआ है कंडक्टिविटी, 2 × 10⁻³ सॉरी आई एम रियली सॉरी, कहाँ गया कंडक्टिविटी, तो यहाँ दिया है 8 × 10⁻⁵। सी मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को ही मोलैरिटी बोलते हैं, पता होना चाहिए। देखो सिंबल से पकड़ेंगे, कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻³ इंटू क्या कर देते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा। 10⁻³ तो 10⁻² हो जाएगा, 10⁻² पर यहाँ पे 10⁻+3 है तो 2 चला जाएगा, और 2 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 5 8 जा कितना हो गया 40 हो जाता है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी मेरा कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़े क्या। क्या बोला है, कैलकुलेट्स इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, जिसको हम लोग अल्फा से दिखा देते हैं। ठीक है, या सिंपली लिख दो ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CAPM/CAPM0, CAPM/CAPM0। ठीक है, अब देखो भैया कैपेम तो हम लोग निकाल दिए, CAPM0 दिया होगा, हाँ दिया है ना, देखो ये रहा। इफ लैम्डा नॉट वही हो गया, कैपेम नॉट फॉर द मिथेनोइक एसिड इज सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इसका भी यूनिट वही होगा भैया, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, कहाँ गया, कैपेम मेरा कितना आया था 40 आया था, और कैपेम नॉट कितना दिया हुआ है, कैपेम नॉट दिया हुआ है 404। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये बड़ा खराब सा वैल्यू है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैपेम क्या होता है K/C × 1000। ठीक है, के क्या है कंडक्टिविटी, सी क्या है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब करोगे तो देख लेना, आई थिंक 0.099 के आसपास आएगा। ठीक है, आप देख लेना, इतना ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला है कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट एंड लॉग के सी। क्या आपको पता है डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट होता है -NF शेल। ठीक है, एफ होता है फैराडे कांस्टेंट जिसका वैल्यू दिया हुआ है 96500। सॉल्व कर लो, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, निकल से क्या गया Ni+2, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, f का वैल्यू 96500 है, ई नॉट शेल दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कैसे, देखो आपको पता है भैया ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड में होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड में होता है। तो ई नॉट शेल जो होता है वो होता है कैथोड माइनस एनोड, सी ए याद है। तो भैया एजी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एजी का वैल्यू दिया हुआ है 0.80 माइनस, और मेरा कहाँ गया भैया, निकल का वैल्यू कितना दिया 0.25, माइनस है भाई तुम्हें बोलो, -0.25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.80 प्लस 0.25 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगा 1.05, इतना आ रहा है ना। चलो भैया क्लियर है ना, ओके। इनॉट सेल को वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आएगा 1.05, सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, किसमें, जूल पर मोल में आएगा। ठीक है, एनर्जी तो हमेशा जूल में आता है। ठीक है, अगला अगला बोला लॉग केसी, लॉग केसी क्या आपको फॉर्मूला पता है, मुझे भी नहीं पता, मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ। देखो इसको हटाऊं, देखो लॉग केसी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ई सेल जो होता है वो होता है ई नॉट शेल -0.059 बाय एन, और यहाँ पे होता है लॉग फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन,
अगर मेरे से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा, वो केसी क्या है, केसी है मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं जब इक्विलिब्रियम का बात होता है ना, वैसे ना यहाँ पे जो टर्म हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं क्यूसी, पर अगर इक्विलिब्रियम का बात आया है तो आप यहाँ पे केसी लिख सकते हो, ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल को क्या लिख सकते हो, केसी, और ये तभी पॉसिबल है जब ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होता है, 0। एक बात हमें पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम में ना, क्या कर रहा हूं मैं, बाप रे बाप, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। देखो अगर हम लोग इक्विलिब्रियम का बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल का वैल्यू क्या होता है, 0, ये पता होना चाहिए, क्लियर है ना। इक्विलिब्रियम पे ई सेल का वैल्यू हमेशा 0 होगा, और क्यूसी जो होता है वो केसी के बराबर होता है। जो हम लोग लिखते हैं ना फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, वो बेसिकली क्यूसी होता है, रिएक्शन क्वोशिएंट, ठीक है। क्यूसी किसके बराबर आ जाता है, केसी के बराबर आ जाता है। अब देखो मैं चाहता तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता, पर आप देखो फॉर्मूला एग्जाम में भूल जाओगे तब लिख सकते हो ना, कैसे, ई सेल 0 है, माइनस वाले को प्लस के साइड लिख दे, तो यहां से क्या बन जाता है, ई नॉट शेल इक्वल टू 0.059 बाय एन लॉग के सी, तो ये फॉर्मूला होता है। पर क्यों लिखना डायरेक्टली फॉर्मूला, क्यों याद करेंगे, मुझे नस्ट इक्वेशन याद है, इक्विलिब्रियम पे ई सेल का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और क्यूसी जो जो फाइनल बाय इनिशियल होता है उसी को हम लोग केसी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो एन का वैल्यू कितना था, एन का वैल्यू तुम्हें पता है ना, अभी दिखाया था ना, एन का वैल्यू कितना है, 2 लिख सकते हैं। ई नॉट शेल निकाल चुके हैं, तो भैया लॉग केसी नहीं निकल जाएगा, एक इक्वेशन एक वेरिएबल बोलो ना, नहीं निकल जाएगा क्या, क्या हो गया, हाँ, ये निकालना है। एन का वैल्यू पता है, ई नॉट शेल पहले क्वेश्चन में निकाल दिए, सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, इतना तो कर ही लोगे आप, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, हाँ जी भैया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है क्या, कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। पहला चीज मैंने लिखा है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से टूटता है, उसका डिसोसिएशन ज्यादा होता है, तो भैया उसका मेरा कंडक्टिविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी क्या होता है, कम होता है, तो वही लिखा हुआ है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज टू अ लार्जर एक्सटेंट एंड thus have a higher electrical conductivity, whereas weak electrolyte have a low degree of ionization, therefore they have weak electrical conductivity। देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है, पर भैया समझोगे तो एक बार में हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो आगे बोले, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, आपको पता होना चाहिए दो टाइप का सॉल्वेंट होता है, एक होता है पोलर और एक क्या होता है, नॉन पोलर। देखो क्या बोला है, पोलर जिसमें चार्ज होगा, पोलर सॉल्वेंट कॉजेज लार्जर आयोनाइजेशन, ठीक है, एंड थस इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और जो मेरा वीक होता है, या मैं बोल दूंगा नॉन पोलर जो होता है, उसका मेरा आयनाइजेशन क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। पर एक मैंने और वर्ड यूज किया, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ा, जो जम जाता है, जेली, इसका विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है, और जो लिक्विड होता है उसका विस्कोसिटी क्या होता है, कम होता है। तो जो ज्यादा विस्कस होगा उसका भी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम, क्यों, क्योंकि आयंस मूव नहीं कर पाएगा ना, तो वही लिखा है। Also, larger the viscosity, the solvent lower will be ionic movement। गाढ़ा जब हो जाएगा तो आयंस मूव नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, तो वही लिखा है लार्जर द विस्कोसिटी लोअर विल बी द आयोनिक मूवमेंट एंड स्मॉलर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्लियर है ना। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयंस मूव अच्छे से करता है, मूव करेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। देखो the increase in temperature cause increase in ionization and also the movement of the ion, as a result इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज। रटना नहीं है, समझना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा अच्छा मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा, पोलर में अच्छा होगा, जिसका विस्कोसिटी कम होता है उसका अच्छा होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। एक बार रीडिंग मार लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम। कूलम में जब भी निकालने दे, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या करना, क्यों निकालना है ना, कितना इलेक्ट्रॉन से, 6 से लिख दो, और उसको फैरेड से मल्टीप्लाई कर दो। एक फैरेड का वैल्यू आपको पता है 96500 होता है, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा चार्ज कूलम में आ जाएगा। सिंपल सा फंडा, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना, जितना इलेक्ट्रॉन से उसको मल्टीप्लाई कर देना 96500 से, ऐसे क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाता है, ठीक है। चलो हाँ जी भैया, एक क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। अच्छे से कर लो, 3 पॉइंट तो पता होना चाहिए। प्राइमरी बैटरी होता है जो उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी बैटरी क्या होता है, जो चार्जेबल होता है। ये प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते ना। और ये कैसा होता है, रिवर्सिबल। ये क्या है, वंस डिस्चार्ज दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, एक बार खेला हो गया तो बस खत्म। और ये क्या है, जिसको तुम वापस से चार्ज कर सकते हो। यूज फॉर सिंगल यूज लाइक ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, लाइक द लीड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी। ये होता है मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी, क्लियर है ना। इसके कराने के बाद में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा, कि फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, सुनना क्या बोला है, द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड, द मास, मान लो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड था ना,
द मास ऑफ द सब्सटेंस द मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड, ये जो मास आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज के। जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करिएगा उतना ज्यादा क्या आएगा? मास। तो वही लिखा है, द मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। और ये दिखाना होगा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, और आपको पता होगा q क्या होता है? it के बराबर होता है, तो लिखेंगे m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू it। और जब जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो होता है z। याद रखिएगा m इक्वल टू क्या होता है? z it। और ये z क्या है? इसी को बोलते हैं ECE। क्या बोलते हैं? ECE, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दिखा देना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करिएगा उतना ज्यादा क्या आएगा? मास आएगा। ठीक है, मतलब प्रोड्यूस बोलता हूँ, पास करिएगा। ठीक है, द मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। एंड फैराडे सेकंड लॉ है क्या, कि वहां पे हम लोग एक का बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा? दो दो इलेक्ट्रोड का बात होगा। व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट connected in series, then the masses of the substance liberated is the ratio of their केमिकल इक्विवेलेंट मासेस। ठीक है, ये दोनों का डेफिनेशन अब अच्छे से कर लीजिएगा, डायरेक्टली आता है फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ये जरूर दिखा दीजिएगा। ठीक है ना। चलो भैया, 15 क्वेश्चन मैंने आपको फटाफट से करवा दिया है, कंसेप्ट भी बता दिया है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।